नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज हम अपने मुद्दे में बात करेंगे भर्तियों पर ग्रहण। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्तियों के लिए पिछले 2 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सरकार के चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, कहाँ कहाँ माथा नहीं पटका, लेकिन अभी तक उन्हें अगर कुछ नहीं मिला है तो वो है उनको नियुक्त का प्रमाण पत्र। कई बार तो उनके हाथ आते आते रह गया, लगा कि अब इस बार तो हो ही जाएगा, शिक्षक भर्ती हो ही जाएगी और नियुक्त पत्र भी मिल ही जाएगा, लेकिन हाय आते आते हाथ से निकल गया। फिर कोर्ट में चला गया मामला, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, 12 जुलाई तक के लिए इसमें स्टे लगाया, अगली सुनवाई 12 जुलाई निर्धारित की। और ये सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ, ये सिलसिला 2000 से शुरू हुआ। दरअसल दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। उसके बाद से तो युवाओं में लगा जैसे कि एक जोश भर गया है और लगा कि अब ये 69,000 लोगों को तो नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन उस पर ग्रहण लग गया, भर्तियों पर ग्रहण लग गया। कैसे? कभी गड़बड़ झाले के नाम को लेकर के, कभी कट ऑफ लिस्ट के नाम को लेकर के, तो कभी उसमें हेराफेरी के नाम पर, कभी जो जहां पर ये एग्जाम कराए गए सेंटर को लेकर के, और कभी अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में ये भर्ती अभी तक ना हो सकी। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो है इसमें नियुक्ति पत्र। अब कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कैसे मिलेगा नियुक्ति पत्र? एक बार 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें घोटाले सामने आ चुके हैं। इसका जो प्रयागराज में जो मास्टरमाइंड था धर्मेंद्र पटेल, वो सामने आ चुका है। 150 में से 142 अंक पाने वाला, टॉप करने वाला धर्मेंद्र पटेल सामने आया है, और उसके साथ जो और लोग 8 लोग पकड़े गए हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने जो पकड़ा है उसके पास तो जो डायरिया मिली है उसमें जो नाम शामिल थे उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनके पास से जो लोग मिले हैं उससे पता चलता है कि कई लोग जो जिनके नाम डायरी में है वो लोग सिलेक्ट हो गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रयागराज का जो सिलेक्शन हुआ है उसको ही रद्द कर दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 भर्तियों को होल्ड पर डाल दिया है। अब क्या होगा, कब मिलेगा इन लोगों को नियुक्ति पत्र, कैसे भर्तियों पर लगेगी, कैसे भर्तियों पर जो ग्रहण लगा है वो ग्रहण कैसे हटेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि कैसे किस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं 69,000 शिक्षक, इसको समझने की कोशिश करिए, हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। यूपी में शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का सपना पूरी तरह से सपना बनकर रह गया है। कभी कोर्ट केस, तो कभी भर्ती घोटाला, तो कभी गलत प्रश्नों को लेकर भर्ती पूरी होने की राह में रोड़ों का अंबार लग गया है। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती अधर में लटक गई है। भर्ती पर एक के बाद एक नए खुलासे से शिक्षक भर्ती पर निरस्त होने की तलवार लटक रही है। प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी मामले में प्रयागराज के सौराव थाने में दर्ज मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। बता दें, प्रयागराज पुलिस ने अब तक गड़बड़ी का मास्टरमाइंड के.एल. पटेल सहित कई को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कार्रवाई को लेकर लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी बर्खास्तगी की, फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई को उचित ठहराया है, और ये कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में एक और नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अर्जी पर यूपी सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आरक्षित वर्ग के लिए तय 40% और जनरल के लिए 45% के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए हैं इसका डाटा मांगा था। शिक्षा मित्रों के मुताबिक लिखित परीक्षा में 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 और 65% के साथ पास हुए। शिक्षा मित्रों की मांग है कि 69,000 में से 37,339 पद रिजर्व में रखे जाएं या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही स्टे किया जाए। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 जून को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई करके अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। इन पदों के लिए करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कट ऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65% व आरक्षित वर्ग के लिए 60% की अनिवार्यता के साथ तय की थी। इस आदेश को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 6 मई को आदेश दिया था कि शिक्षक भर्ती सरकार के तय मानकों के आधार पर ही होगी, लेकिन भर्ती अधर में लटक गई है। वहीं भर्ती पर अब यूपी में सियासत भी गर्मा गई है। बीएसपी ने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार आदि के संबंध में रोज नए खुलासे व तथ्यों के उजागर होने के कारण अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है। जनता काफी आशंकित है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीएसपी की ये मांग है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और योगी सरकार पर निशाना साधा। राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूं कि आपकी आवाज उठे। आप हमारा भविष्य है, यूपी के भविष्य है और हम आपके लिए लड़ेंगे। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई। शिक्षक भर्ती में सियासत में सपा पीछे नहीं रही। अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में इन्वेस्टमेंट समिट्स व डिफेंस एक्सपो का कागजी इवेंट न निवेश ला सका न रोजगार। यदि मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक, वीडियो, LT, ATA व यूपीपीएससी की अन्य नौकरियां अटकाएं लटकाएं न और जाते जाते नौकरियों का दिव्य ज्ञान दे जाएं, तो युवा उनकी विदाई मुस्कुरा कर करेंगे। जहां एक तरफ शिक्षक भर्ती की राह में रोड़े हैं तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज है, लेकिन इन सब के बीच कोई फंसा है तो वो है शिक्षक अभ्यर्थी, जिनका भविष्य भर्ती के साथ अधर में लटक गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैसे होगी शिक्षक भर्ती, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। ग्रहण लग गया है और ये ग्रहण कैसे हटेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा को आगे करेंगे और अपने मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें?
घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बर्नवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट?
क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में आकाश राय जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, स्वागत है आपका। मनोज मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है मनोज जी। अभिषेक मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपका भी स्वागत है अभिषेक जी। हमारे साथ में आरपी मिश्रा साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आरपी मिश्र जी। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह हम उनसे आपका परिचय तभी कराएंगे जब वो हमसे जुड़ेंगे। हम सीधे आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश, कब हटेगा ग्रहण ये शिक्षक भर्तियों पर से? प्रदीप जी, जो भी हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश था उसके अनुपालन में हमने इसको रोका है और एसटीएफ की ये भी कर दी गई है कि एसटीएफ इसकी जांच करेगी जो भी इसमें घोटाला हुआ है। लेकिन प्रदीप जी, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उस समय एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि खुला खेल चलता था भर्तियों के नाम पे कि इतने लाख रुपए दीजिए और भर्तियाँ कीजिए। हम जब चुनाव में गए तो हमने कहा कि हम न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दिया और हमें बहुत सारा प्यार दिया और उन्हीं के लिए हम काम भी इस समय कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या अपराध हो, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। और इस समय कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे भारत में जो अन्य सरकारें उनसे सबसे बेहतर कार्य किया है, इस समय कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम किया जाए। आप सोचिए कि इस कोरोना के काल में भी माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हम जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे थे तो एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की व्यवस्था भी हो रही थी। जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षकों की जो कमी थी वो भी इसी बहाने पूरी हो रही थी। लेकिन जानबूझ के कुछ लोग इसमें रोड़ा अटकाना चाहते हैं। लेकिन इस समय जो भी आदेश अगला आएगा कोर्ट का, कोर्ट के आदेश के हिसाब से, उसके अनुपालन के हिसाब से हम
कार्रवाई करेंगे। चलिए अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, ये आखिर आप भी लंबे समय तक सरकार में रहे हैं और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे हैं, बहुत करीब से चीजों को देखा है, ये पानी अटका कहां है, कब होगी भर्तियां? जो भर्तियां हमने शुरू करी थी, जैसे मान लीजिए वीडियो की भर्ती है, जिसका रिजल्ट तक आ चुका था, जिसकी सारी चीजें डिक्लेयर हो चुकी थी, उसका ये आज तक फाइनलाइजेशन नहीं कर पाए। जो वीडियो की भर्ती इन्होंने स्वयं निकाली थी 2018 में, उसके पिछले 2 साल में पेपर्स नहीं जांच कर पाए। जो 69,000 भर्तियों की हम आज बात कर रहे हैं, जिसको हाई कोर्ट के आदेश से रोक दिया गया है, उसमें 2 मुद्दे चल रहे हैं। एक, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 भर्तियों को अलग से ब्लॉक कर दिया है। तो अब ये 69,000 भर्तियों की बात नहीं बची, टोटल 32,000 भर्तियों की बात बची है, क्योंकि वो तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, रिजर्व कर दिया शिक्षा मित्रों के लिए। उसका निर्णय जब आएगा तब आएगा। आज की तारीख में ये जो 32,000 भर्तियां हैं बची हुई, ये भी पिछले 2 साल से प्रक्रिया चल रही है। जिस दिन इसका इम्तिहान हुआ, उस दिन लोगों ने शिकायत की थी कि साहब पर्चा पहले जारी हो गया था, हम लोगों का अखबार पहले पेपर लीक हो गया था। उसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की, उसकी शिकायत आयोग में की, उसकी शिकायत सरकार में की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न तब हुई न अब हुई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े गर्व से कहा था, मैं आपको कोट कर रहा हूं, कि जो उन्होंने उनके शब्द थे कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है और चंदा जुटाने वाले फर्जी लग जा रहे हैं। आज जब उनके, या तो उनकी बात माने, या आज उनके स्वयं मंत्री है, उनकी कैबिनेट मंत्री है बेसिक शिक्षा के, उन्होंने स्वयं कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, लोगों ने पैसा लिया है जो, और उसके तहत शिकायत की गई है, उसने एसआईटी की जांच कराई गई है। इनफैक्ट मैं आपको यहां तक कहना चाहूंगा कि जो आदमी आज भर्ती में जिनकी अरेस्ट हुई है, पटेल साहब की, वो व्यापक घोटाले में भी दोषी रहे हैं और व्यापक घोटाले में भी उनके खिलाफ जांच हुई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये गलत बात। तो ये उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। मान कर तो उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इसके सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ होनी चाहिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से आपका रुख करेंगे। आरपी मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आरपी मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये व्यापक घोटाला है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा कहना है कि जो पिछली सरकारें थी, चाहे सपा की रही हो, बसपा की रही हो, वहां पर नियुक्तियों में बहुत व्यापक घोटाले हुए हैं। उम्मीद थी कि जो सरकार आई है नई भाजपा की, तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पर पारदर्शिता रहेगी। योगी जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखेंगे, लेकिन उसमें फेल हुए। जो भर्तियां हैं अभी तक हो नहीं पा रही। हमें जो चिंता है बच्चों की कि जो गुणवत्तापरक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही। और इस तरह के जो भर्ती में घोटाले हो रहे थे, पिछली चर्चा में हमने कहा था कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, जिस पर भाजपा प्रवक्ता उस समय कह रहे थे कि नहीं ये केवल सही हो जाएगा, कोर्ट में हम दाखिल कर देंगे जो प्रश्न गलत सही हो गए हैं। लेकिन अगर एक ही परिवार के लोग सेलेक्ट होते हैं, आरोप ये लग रहे हैं, तो कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई हैं। और ये जांच निश्चित रूप से एसटीएफ तो स्टेट की है, इसकी बड़ी जांच, व्यापक जांच, और कम से कम सीबीआई से एक बड़ी संस्था है उससे कराई जानी चाहिए, मेरा भी कहना है। क्योंकि गड़बड़ियां हैं और सिद्ध हो रही हैं। अगर जांच के लिए दिया गया तो गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी बेचारे बच्चे बराबर मांग कर रहे थे। परेशान तो वो है, पढ़ लिख करके क्वालिफाइड वो शिक्षक की योग्यता रखते हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए था, वो शिक्षा देते, बच्चे उससे लाभान्वित होते, लेकिन ये नहीं हो रहा। ये बच्चे न वो शिक्षक है ये जॉब पा रहे हैं जो बेरोजगार हैं, न जो अभ्यर्थी, और न बच्चे उसका लाभ पा रहे हैं। ये इतना निकलता जा रहा समय तो बहुत ही कष्टकारक है कि ये सरकार से बहुत उम्मीद थी कि शायद ये सरकार पिछली सरकार में जो होता रहा, पिछली सरकारों में बदल करके कुछ नया करेगी। मुझे तो नहीं लगता, 3 वर्ष अभी हो गए, इन्होंने क्या किया? कहाँ शिक्षक की भर्ती ही नहीं हो पा रही, चाहे वो माध्यमिक में हो चाहे वो बेसिक में हो, कहीं नहीं हो पा रही। माध्यमिक शिक्षा का यही हाल है, वहाँ भी भर्तियां नहीं हो पा रही। बेसिक का तो सामने है, कोर्ट दखल दे रहा, कोर्ट बार बार इन्वॉल्व हो रहा, ये भी एक बड़ी बात है। इसमें तो बहुत की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। जो
दोषी हो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सरकार दंडित नहीं करना चाहती, इसीलिए अधिकारी लोग इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं। ठीक है मिश्रा जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ में, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, आपने सारे लोगों को सुना, सब कह रहे हैं इसमें सीबीआई की मांग होनी, जांच होनी चाहिए, व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, जांच आप किसी भी स्तर की करा लीजिए, लेकिन आप अगर देखेंगे विगत सरकारों में, विगत दिनों भी और मौजूदा सरकार में भी, और इस शिक्षक भर्ती को में जब एग्जाम देने के एक दिन बाद कट ऑफ, देखिए विवाद शुरू कहां से हुआ, कट ऑफ लिस्ट को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के और क्वेश्चन पेपर में दिए गए सब्जेक्ट्स को लेकर के, और इसी के तहत ये लोग कोर्ट गए और लगातार कोर्ट में भी दिशा निर्देश जारी करते हुए अभी आज की स्थिति है कि 37,000 वैकेंसी, 37,300 कुछ को होल्ड कर दिया गया है, 32,000 पर नियुक्ति, उस नियुक्ति में 40-45%, फिर 60 से 65%, फिर 90, मतलब आप देखें तो लगातार, लेकिन कहीं न कहीं जैसे पटेल की बात बीच में आ गई, पटेल व्यापक घोटाले में इन्वॉल्व रहा है। और नियुक्तियों को हम पहले, मुझे लगता है कि जब इतनी तकनीकी नहीं थी, जब लोग इतनी पारदर्शिता की बात नहीं करते थे, तो मुझे लगता है इतना विवाद नहीं होता था। जैसे तकनीकी और पारदर्शिता की बात लगातार सरकारें करने लगी तो घोटाले भी और परिणाम भी कहीं न कहीं ज्यादा होने लगे। और इस शिक्षक भर्ती की बात कर ले, या प्रदेश में लगातार जितनी भर्तियां हो रही हैं, वो प्रदीप जी हम लोगों ने पहले भी कहा था कि कोर्ट में चैलेंज होती हैं, भर्तियां वहीं की वहीं रह जाती हैं, सरकार के वादे वहीं खड़े रह जाते हैं, और बेरोजगार उम्र सीमा पार कर जाता, जो बहुत बड़ा संकट है प्रदेश का, वो दूर किया जाए, उस पर किसी का दिमाग नहीं जा रहा। बिल्कुल जी, ठीक है। आकाश जी, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बसपा भी करी सीबीआई की जांच हो, अभिषेक मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यापम घोटाला है, ये वही ये वही पटेल है जो व्यापम घोटाले में भी इन्वॉल्व था। आर.के. मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि बड़ी जांच एजेंसी से जांच करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, एक भी कोई भी जिसमें जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो, जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार की नीति ही है जीरो टॉलरेंस की। और जैसा अभिषेक मिश्रा जी बता रहे थे कि इनकी सरकारों में नहीं, आप मुझे एक बता दीजिए, वो उनकी सरकार को घेरने से पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या अधिकारियों को डर नहीं है इस बात का कि मुख्यमंत्री जी कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं कि जो पीछे से पर पार्टी आ रही थी उसी पर पार्टी को आगे बढ़ा रहे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्रदीप जी पहले यह स्थिति थी इसी उत्तर प्रदेश में कि बलात्कार के आरोपियों के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जाके वोट मांगते थे, लेकिन आज छोटी भी अगर हम इसी पे भर्ती पे ही बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में छोटा से छोटा भी अगर भ्रष्टाचार का मामला हम लोगों के संज्ञान में आता है, तो ये व्यापम घोटाले का आरोपी इस घोटाले में कैसे इन्वॉल्व हो गया? प्रदीप जी, आप सोचिए कि आप भी कह रहे हैं, पूर्व मंत्री जी भी कह रहे हैं, मनोज जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वो व्यापम घोटाले का आरोपी था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हमने तुरंत की क्योंकि हमको लगा कि इसमें उसने गलत किया है। इसके पहले भी उसको अगर उसने गलत किया था तो आकाश जी, क्या वो गलत अकेले कर सकता है? और वो अकेले नहीं, तमाम लोगों को उसने क्वालिफाई करा है, डायरी भी नहीं उसके पास से, एसटीएफ ने उसके पास से डायरी बरामद की है प्रदीप जी, और उसमें से तमाम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। प्रदीप जी, निश्चित रूप से, और मेरा तो आरोप है कि इसमें अभी परतें खुलनी बाकी हैं। समाजवादी पार्टी के इसमें कई बड़े लोग भी संलिप्त हैं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रदीप जी। अच्छा। प्रयागराज में जिस पंचमलाल आश्रम उच्चतर विद्यालय की जहां से आप पकड़ा गया है, वो उसके जो प्रबंधक है पंचम यादव, उनका समाजवादी पार्टी से सीधा उनके बड़े नेताओं से संबंध है। और अभी परतें खुलेंगी तो देखिएगा कि अच्छे लोग जो पिछले सरकारों में बड़े पदों पे थे, उनकी संलिप्तता दिखेगी। आपका जवाब जरूर दिलवाएंगे। अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक जी इसका जरूर जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि पिछली सरकारों के कुछ लोग हैं जो इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। कौन है वो लोग? वो नाम भी इसका खुलासा कर रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जो इस सरकार में भी गड़बड़ी कर रहे हैं? आखिर ये सरकार के रहते दूसरी सरकार के लोग इसमें गड़बड़ी कर कैसे पा रहे हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बर्नवाल, सैयद सभी बात, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुख करेंगे अभिषेक मिश्रा जी का, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आकाश राय जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, आपके नेतागण इसमें व्यवधान डाल रहे हैं जिससे कि ये सक्सेसफुल ना हो पाए और इनकी सरकार बदनाम हो जाए। पंचम यादव का नाम ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके साथ दिक्कत ये है कि ये मुद्दों को पकड़ते नहीं, उनको रिजॉल्व नहीं करते। अगर आज की तारीख में भर्ती ये नहीं कर पा रहे, रिजल्ट ये नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, पेपर्स का वेरिफिकेशन ये नहीं कर पा रहे, शिक्षा मित्रों को अकोमोडेशन का काम नहीं कर पा रहे, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रहे, हाई कोर्ट में पैरवी नहीं कर पा रहे, हाई कोर्ट में जजमेंट्स उल्टे आ रहे हैं इनके खिलाफ, जो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये ठीक से पैरवी नहीं करते, इन्होंने काबिल लोग उस समय नहीं लगा रखे जो उसकी भर्ती में प्रोसेस को पूरा कर सके। इनके अफसरों के खिलाफ जांचें आ रही हैं, इनकी शिकायतें आ रही हैं जिसमें 10-10 लाख रुपए लेकर के करने का इल्जाम लग रहा है। व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में किसकी सरकार में हुआ, पूरा हिंदुस्तान जानता है, कितने लोग उसमें मारे गए ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कहा कोई घोटाला नहीं हुआ, इनके मंत्री कह रहे घोटाला हुआ, पैसा लिया गया। आज आपने देखा है पटेल जी के पास उनकी जो सहायक थे आलोक जी, उनके पास चेक मिले हैं लोगों के, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिले उन लोगों की भर्ती हुई है, डायरिया मिली है जिनके नाम आए हैं। तो ये कमाल की बात है। अच्छा, अगर ये सब कुछ हम ही लोग ऑपोजिशन में बैठ करके मैनेज कर ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सरकार में, इनके अफसर क्या कर रहे हैं, इनकी सरकार क्या कर रही है, इनके मंत्री क्या कर रहे हैं, इनके माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सवाल, लेकिन ये जो आकाश राय जी जो नाम ले रहे हैं वो उसका क्या कहेंगे? बता रहे हैं कि आपके नेता चंपत यादव उसमें शामिल है। पंचम यादव माफ करिएगा। मेरा सवाल भाई, इतनी बड़ी व्यवस्था है, पंचम यादव ने चुनाव इम्तिहान नहीं कराया, पंचम यादव ने कॉपी नहीं चेक करी, पंचम यादव ने की नहीं बनाई, पंचम यादव ने उस आदमी को जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता उसके नंबर नहीं जारी किए, पंचम यादव जो भी है उन्होंने ये नहीं किया कि भाई जिस आदमी को 34 ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन है जिन्होंने एक महीने पहले टीटी का इम्तिहान दिया था तो उन्हें 150 में 70, 80, 90 मिले थे और वही उन्होंने एक महीने बाद दिया तो 140, 142 मिले। उत्तर प्रदेश में आपके प्रयागराज में मैं आपको नाम दे सकता, गोरख सिंह जी के परिवार में एक और सिंह साहब का परिवार है, उसमें लोगों को जितने लोगों ने बच्चों ने इम्तिहान दिया सबको 30, 40, 130, 140, 145 नंबर मिले। ये किसी एक व्यक्ति के लिए हमारे लोग कर दिया या किसी दूसरे ने कर दिया, ये तो इनका तरीका ही कमाल का हो गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अपनी तैयारी करके आते नहीं है, इनको ये अंतर नहीं समझ में आता है। हेलो जी, ये अपनी तैयारी करके आते नहीं, आज व्यवस्था इनके हाथ में है। इन्होंने कहा था हम फर्जी नहीं होने देंगे, क्यों नहीं होने? जवाब लेने थे आकाश जी का, ठीक बात, जवाब लेने थे आकाश जी का, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि व्यवस्था अब इनके हाथ में है, जवाब इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल आकाश जी,
सवाल सबसे बड़ा यही है कि अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं व्यवस्था तो आपके हाथ में, आप क्यों नहीं रोक पा रहे भाई? क्यों दूसरी सरकार के लोग आप में इंटरफेयर कर पा रहे? नहीं प्रदीप जी, व्यवस्था सुधार के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है और सरकार कर रही है। मैं अभिषेक मिश्रा जी की ही सरकार की बात बताता हूं कि इनके सरकार में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्तियां हुई थी, हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया कि कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो फर्जी रूप से की गई हैं। उसमें से मैं आपको बता रहा हूं कि एसटीएफ ने उसकी बाकायदा जांच की और 775 लोगों की हमने सेवा समाप्त की। भाई आप 522 FIR किया। आकाश जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कोई सरकार ऐसी रही है जिसमें भर्ती हुई हो और उसमें घोटाला ना हुआ हो? प्रदीप जी, हमारा ये मानना है कि अगर हमारी सरकार है और घोटाला अगर हुआ है तो हम उस पे मिट्टी डालने का काम नहीं करेंगे। जो भी घोटालेबाज है, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, घोटाला हुआ कैसे? मुझे सवाल समझना ये, प्रयागराज में जिस आदमी को पहले 80-85 नंबर मिलते थे, अभिषेक जी बता रहे, वो अचानक तो पटेल को 145 नंबर कैसे मिल गए? मैं वही बता रहा हूँ राहुल ने जिसने शिकायत की थी फरवरी 1920 में, अरे सॉरी 2020 की बात है, फरवरी 2019 की बात है कि फरवरी 2019 में उसने उसके साथ राहुल ने शिकायत की, किसने? मुकुल ने शिकायत की, वो अलग मैं क्यों कह रहा हूं? मामला ये है जब मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार, इतनी कड़ी मेहनत करने वाले, और उसके बाद ये कौन लोग हैं जो उनकी छवि पर धब्बा लगा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि जनवरी 2019 में रिजल्ट तैयार हो चुका था और घोषित होना था, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद जिस राहुल ने शिकायत की, उसने शिकायत की है मई 2020 में, लेकिन उसने अपनी शिकायत में यह कहा है कि मुझसे फरवरी 2020 में ये पैसे लिए गए और ये बोला गया कि तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर एक महीना पहले अगर सरकार ने सारा रिजल्ट तैयार कर लिया था और 1 महीने के बाद अगर डील होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता है। और जो लोग भी संलिप्त है उसमें मैंने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का कनेक्शन सामने आ रहा है। और अभी जांच होने दीजिए प्रदीप जी, 2-4 दिन और इंतजार करिए। सवाल ये है, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों की संलिप्तता इसमें आ रही है, सवाल यह कि वो लोग संलिप्त इसमें हुए कैसे? प्रदीप जी, मैंने क्या आपका कोई मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर रहा? नहीं प्रदीप जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि हमारा पूरा फोकस इस समय कोरोना महामारी के काल पे लगा हुआ था कि हम उसको कैसे निपटे। इस समय कुछ लोग जानबूझ के ऐसे कृत्य करना चाहते हैं कि जिससे सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उस पर मिट्टी पड़े और सरकार बदनाम हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो उसका साफ मानना है, चाहे अपराध हो चाहे भ्रष्टाचार हो, हमारी नीति 0 टॉलरेंस की है और एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। वो बात ठीक है। मनोज जी के पास, मनोज जी, क्या आप आकाश जी की राय से सहमत हैं कि इतनी तगड़ी व्यवस्था होने के बावजूद दूसरी पार्टी के नेता और दूसरी पार्टी के लोग सेंध लगा पा रहे? दरअसल प्रदीप जी क्या है कि इतना संजीदा सवाल है आपका और इसमें आरोप प्रत्यारोप के बीच में बात खत्म हो जाती है। आज बात तो आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। 2016 में प्रधानमंत्री जी का एक बयान था और वो एक भरी सभा में गोंडा में उन्होंने कहा था शैक्षिक संस्थान शैक्षिक स्तर में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और बढ़ते हुए चीजें आगे किस तरीके से बर्बाद करेंगी, हम उसका उदाहरण देख रहे हैं। देखिए 170 नंबर पाने वाले लोग 142 नंबर, और प्रदीप जी एक ही व्यक्ति नहीं है, ये कम से कम एक ही नंबर कम से कम 15-15, 16-16, 18-18 लोगों के हैं। दरअसल हुआ क्या है कि अब जो भर्तियों में घोटालेबाज लोग हैं या जो भर्तियों को घोटाले या भर्तियों की इंतजार करते हैं, उनका काकस इतना मजबूत हो गया है पिछले 10-12-15 सालों में। भर्तियां कहीं की हों, वैकेंसी आते हैं, उनका चेन सिस्टम डेवलप होता है और वो चेन सिस्टम ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक जाता है जी। इसमें जुड़े हुए शिक्षा के अधिकारियों के साथ साथ, जैसे अभी आपने पंचम की बात की, पंचम यादव अगर किसी पार्टी को होंगे मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जिन स्कूलों में इसके सेंटर पढ़ते हैं प्रदीप जी, उनसे भी लोगों का कहीं ना कहीं साठगांठ होती है। इस बार जो विवाद हुआ है वो विवाद दरअसल आप देखिए कोर्ट में जाने से पहले 2-3 चीजों पे था, मैंने पहले भी जिक्र किया। और आकाश जी, आपकी सरकार इस बात पर घोटाले को लेकर के बाकी चीजों लेकर के पुरानी सरकारों को घेरती आई है, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरीके की चीजें नहीं हो। लेकिन मैं अगर 32,000 जिनकी नियुक्तियां होने जा रही हैं उन पर भी कहीं न कहीं सवाल है। आज जो एसटीएफ का गठन, माननीय मंत्री जी ने एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एसटीएफ का गठन हुआ, इसकी जांच होगी, लेकिन डिले तो होता चला जा रहा है ना, डिले भी हो रहा है, गलत लोग नियुक्त ना हो इस बात का संज्ञान सरकार नहीं बल्कि अब कोर्ट ले रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो।
तो मुझे दरअसल मेरा जो सवाल है आकाश जी वो सीधा सा है कि सपा बसपा पे हम लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन विगत 3 वर्षों में प्रदेश की आपकी सरकार है और इस तरीके के घोटालों नियुक्ति से पहले या नियुक्ति के बाद अगर सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं नेतृत्व पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि सरकार लगातार या योगी जी का नेतृत्व ईमानदारी की बात करता है और मैं इस पर इनकार भी नहीं करता हूं, लेकिन कहां चूक हो गई इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है आकाश जी। मनोज जी, मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि अगर गंदगी ज्यादा है तो साफ करने में थोड़ा समय लगता है। हमारी सरकार साफ मानना है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कि भ्रष्टाचार चाहे छोटे लेवल पे हो रहा हो या बड़े लेवल पे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उससे हम जूझ रहे हैं। 2014 में जब से केंद्र में हम आए तब से और 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में है, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पूरी व्यवस्था चले। लेकिन जो कुछ लोग जिनकी आदत बन चुकी है पिछले 15-20 सालों से, जिन लोगों ने एक पूरा सिंडिकेट बना के काम किया है, उस चेन को तोड़ने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं भाई आकाश जी, कितना समय लगेगा? 3 साल से ज्यादा का प्रदीप वक्त जी हो गया है जब और से 2 साल से ज्यादा से इसमें अभी तक कोई जब से कोर्ट में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। प्रदीप जी, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे वो छोटे स्तर का कोई भ्रष्टाचार हुआ हो चाहे बड़े स्तर का, अगर किसी भी तरीके से हमारे किसी जनप्रतिनिधि के या सरकार के या अधिकारी के नॉलेज में वो आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हम करते हैं। और कार्रवाई ही नहीं करते हैं, हम एक नजीर पेश करना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार का कृत्य न करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं अभी जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और इस समय भी इतनी बड़ी महामारी में भी मतलब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि कैसे सरकार को बदनाम किया जाए। हमारे साथ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आकाश राज ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ये भर्तियां नहीं होने देना चाहते। आपसे मतलब है कि समाजवादी पार्टी, जिससे कि सरकार बदनाम हो जाए, आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करती। जितना कमिटमेंट, जिस तरीके का हमारा नेतृत्व है, हमारा हर लेवल पे हमने जितनी भर्तियां उठाई हमने करके दी थी। 2016 की वीडियो तक की भर्ती हम लोगों ने उसको एनालाइज कर दिया था। उसके सिर्फ इनको प्रमाण पत्र जारी करना था, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना, तो जो आज तक नहीं कर पाए। 24 भर्तियां इन्होंने आज भी लटकी हुई हैं इनकी सरकार के। आप मुझे एक बता दीजिए ये इन्होंने कर दी हो। ये तो कमाल की बात हो गई कि जो चीजों को पूरे पीछे पर भर गया। ये तो अच्छा है कि समाजवादी पार्टी उस पर जा रहे हैं। इनको अगर याद करें तो उससे पहले इनकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है और अच्छा है कि पंडित नेहरू तक नहीं चले गए, वरना इनकी तो आदत है जवाहरलाल नेहरू पे हर चीज पे बात को ले जाके खत्म करने की। इनको आज अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हो भाई? अपनी जिम्मेदारी लीजिए। आपने इस बात को प्रचार करके, दुष्प्रचार करके बनाया था कि भाई हम आपको ऐसा ऐसा देंगे, हम भर्ती देंगे। 70 लाख नौकरियों की बात की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो इनके मैनिफेस्टो में है। आज 60% का 70% का वक्त बीत चुका है। 4 बजट प्रस्तुत कर चुकी है भाजपा की सरकार, सिर्फ 1 बजट बचा हुआ है, जिसमें अगले साल, आने वाले साल में मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं, जीडीपी का फॉल होने जा रहा है। ये सरकार नहीं संभाल पाएगी, ना जीडीपी संभाल पाएगी, ना रेवेन्यू संभाल पाएगी, ना फिस्कल डेफिसिट संभाल पाएगी। इनको नहीं आता है सरकार चलाना। इनको सिर्फ बयान देना आता है, बड़ी बड़ी बातें करना आता है। ये इस तरीके की बात है। किस तरीके के गैर जिम्मेदार लोग हैं जो कह रहे हैं। आप मुझे ये एक उदाहरण दे दें कि इन्होंने एक भर्ती की जो प्रक्रिया पूरी कर दी जिसमें आज लोग काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, सवाल ये है, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मनोज जी, मनोज मिश्रा आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मनोज जी, अभिषेक जी मेरा एक सवाल है। दरअसल भर्तियों के घोटाले को खोल करके पारदर्शी भर्तियां की जाएं या उस भर्ती पर जितनी संख्या उसको घालमेल करके भर्ती किया जाए, मुझे लगता है मतलब करना क्या चाहिए? अमित जी, आपका सवाल बिल्कुल जी नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। लोग एक साथ बोल रहे हैं। अभिषेक जी, सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 37,000 भर्तियों को रोक लिया जाए, बाकी पर भर्ती किया जाए, तो क्या लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन कर लेना चाहिए? मेरी नजर में बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें ऑप्शन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होता है वो आदेश होता है, वो ओपिनियन नहीं है, एडवाइजरी नहीं है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको माने ना माने, भाजपा की सरकार उसको माने ना माने। वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल आर्बिटर है सुप्रीम कोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर का, फाइनल स्ट्रक्चर का, सारे लेजिस्लेशन का। उनका जो आदेश है उसको मानना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको मानते हुए जितने लोगों को हम आज रोजगार दे सकते हैं, जितने सपनों को जोड़ सकते हैं। मैंने अभी कहीं देखा, किसी ने कहा कि शायद किसी छात्र ने इवन सुसाइड की बात कही है, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। तो इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये भाजपा की सरकार हर चीज में कैजुअल लेती है।
सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका एरोगेंस इतना ज्यादा है कि जब आंसर की आई थी तब हजरतगंज थाने में एफआईआर हुई थी, आईपीएस अफसर ने कराई थी कि आंसर की गलत है, इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए वरना जाके फंसता है। क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? 2019 की बात है, क्या कर रहे थे? 8 महीने से सो रहे थे उस पर। तो इनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना ही पड़ेगा, उसको करना चाहिए। जितनी आज फाइनल कर सकते उसको कर दीजिए, लोगों को रोजगार से जोड़ दीजिए। 70 लाख लोगों को आपने कमिटमेंट किया था, आज की तारीख में अरे करें लेकिन कैसे? अभी तो प्रयागराज पर इतना बड़ा मामला फंसा हुआ है। प्रयागराज का जो सेंटर है उसमें तमाम गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। एग्जाम ही कैंसिल कर दिया जाए, ये तो इनकी व्यवस्था का ब्रेकडाउन है। बिल्कुल आप देखिएगा, अल्टीमेटली जिस तरीके की शिकायतें आई हैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कहूं कि भर्ती कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जो लगभग 70,000 परिवार है, जो 70,000 लोग हैं, उनका दिल कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। वो मिठाई बांट चुके हैं भर्ती के रिजल्ट आने के बाद। लेकिन आप सरकारी प्रक्रिया में जब सवाल उठते हैं तो भर्ती कैंसिल करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 7-7 लाख 10-10 लाख तक के घूस की खबर आई है, तो चाहे जहां तक अफसर इन्वॉल्व हो, चाहे मंत्री इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जानी चाहिए। दोबारा से आपका रुख करेंगे आरपी मिश्रा जी का रुख। आरपी मिश्रा जी, आकाश राय जी कह रहे हैं कि विपक्ष ये भर्तियां नहीं होने दे रहा है, कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है। इसमें विपक्ष कहाँ से आ गया? जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में सीधे सीधे सरकार दोषी है, उनके नुमाइंदे दोषी है। जो भी प्रयागराज में हुआ, जो भी घटना हुई जिसकी चर्चा पहले ही हो गई थी, यहाँ एक ही परिवार के लोगों को सिलेक्ट किया गया है, बहुत सारे आरोप लगे थे। अगर उस पर तत्काल ही कोई कार्रवाई सरकार ने की होती तो शायद लगता कि वो कुछ करना चाहती। ये बहुत प्रभावी ढंग से कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में कोई चीज आती है तो उस पर कार्रवाई होती। मुख्यमंत्री जी, यहाँ कालीचरण इंटर कॉलेज में बीटीसी योग्यताधारी को ही नियुक्त होना चाहिए, प्राइमरी में व्यवस्था है। वहाँ बीटीसी 22 अभ्यर्थी थे, एक का भी नहीं किया गया। 15 नियुक्तियां होनी थी, 21 का वेतन निकल रहा। दोहा के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेंद्र नाथ राय के खिलाफ शिकायत की गई, जांच हुई कोर्ट केस के आधार पे, न्यायालय ने कहा कोर्ट रचना के दोषी हैं, आज तक कार्रवाई नहीं हो रही। तो राजधानी लखनऊ का मामला है कालीचरण इंटर कॉलेज का कि वहाँ के प्रधानाचार्य दोषी है, प्रबंधन दोषी है, वहाँ कार्रवाई नहीं, फर्जी नियुक्तियां हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर विपक्ष पे आरोप लगाना ये तो बिल्कुल गलत है। विपक्ष अपनी बात कहेगा और विपक्ष को कहना चाहिए कोई गलती सरकार करे कि उसमें गलत क्या है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है और ये अगर उसी समय कुछ कार्रवाई की गई होती तो आज ये स्थिति न बनती। तत्काल ही जो आज पकड़ा गया व्यापम घोटाले का व्यक्ति है, इसका मतलब उसके तार यहाँ जुड़े हुए, बहुत गंभीर बात है। ठीक है आरपी साहब, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपका दोबारा रुख करेंगे। आकाश राय जी, तमाम सवाल उठ रहे हैं कि भाई आरपी मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि विपक्ष इसमें कहां से आ गया, जिम्मेदारी आपकी, आपको काम करना पड़ेगा। नहीं, विपक्ष इसलिए आ गया प्रदीप जी कि जब इनकी सरकारें थी तो इन्हीं के लोग भ्रष्टाचार करते थे, कोई बाहर के लोग नहीं आते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा ना, जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया। मैंने पहले भी कहा कि जो लोग जिस काम में पिछले 20 सालों से उनकी रोजी रोटी चलती थी, वो पूरा सिंडिकेट बना के यही काम करते थे कि ये भर्ती आई तो इसका रेट इतना है, ये आई तो इसका रेट इतना है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद हमने उन चीजों को बंद किया है। प्रयागराज में जो डायरी मिली है उसमें तो जो 20 नाम है उसमें 18 लोग सिलेक्ट हो गए हैं। प्रदीप जी, आखिर वो डायरी मिली है तो 7.5 लाख रुपए दिया, 8 लाख रुपया। प्रदीप जी, जांच होने के बाद ही तो मिल रही है। अगर हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि जांच हो ईमानदारी से तो हम पूर्ववर्ती सरकारों के तरीके से हम भी मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। अब जरा एक सवाल ये भी बता दीजिए कि प्रदेश में कितनी अनामिका शुक्ला है? प्रदीप जी, जितनी भी होंगी सबकी जांच होगी और जितनी भी उन्होंने सैलरी उठाई होगी उसकी रिकवरी भी करेंगे, जेल भी भेजेंगे, उस पर भी पूरी तरीके से जांच हो रही है। और अभी मैं आपको एक बता दूं कि ये नाम इसलिए भी ले रहा हूं, अनामिका शुक्ला का भी नाम ले रहा हूं और धर्मेंद्र पटेल का भी। क्या आपने जो मतलब इतने सख्त मुख्यमंत्री, इतने ईमानदार मुख्यमंत्री, उसके बावजूद ये कैसे हिमाकत कर लेते हैं लोग जो बीच में घपलेबाजी कर लेते हैं? प्रदीप जी, इसमें निश्चित
कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो सरकार से संबंधित होंगे, लेकिन हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कोई इसमें अधिकारी दोषी नहीं होगा, इसमें दोषी कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी हो, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको बिहाइंड द बार भेजने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मनोज, आज तक क्या कोई नेता जेल गया है? मनोज जी आपसे सवाल ये है, दो चीजें, एक तो कितनी अनामिका शुक्ला है इस प्रदेश में, ये समझ नहीं आ रहा है, और ये धर्मेंद्र पटेल अकेले 20-20 लोगों को 18 लोगों को एग्जाम पास करवा देता है। जी, दरअसल अनामिका हो, शुक्ला हो या पटेल हो, ये दोनों लोग आप देखिए जिस बात की पारदर्शिता की बार बार दुहाई दे जा रही है, ये उसी में सेंध लगा करके इन लोगों ने सिल्ली उठाई और नियुक्तियों में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुए और घुस भी गए। और जो जांच की बात की जा रही, जांच दरअसल बार बार नियुक्तियां जब न्यायिक प्रक्रिया में फंसी तब उसकी जांच का प्रकरण आया। सरकार ने नियुक्ति पर ईमानदार उस तरीके से जाकर के जांच नहीं बैठाई है। जांच के लिए तो जब चीजें उलझी और उलझने में देखिए आप देखिए कि आप कहते हैं साहब सिस्टम है और सिस्टम काम कर, सिस्टम में ही एक महिला या एक पुरुष कोई भी 20-22 जगह नियुक्त होकर के तनख्वाह उठाता रहता है, सिस्टम फिर क्या करता है? दूसरी तरफ जो व्यक्ति ब्लैकलिस्ट हो चुका है, मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कितनी ज्यादा जिल्लत झेल चुकी है, वो व्यक्ति पुनः उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की 40 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति को लेकर के शैक्षिक प्रक्रिया देखिए हुआ क्या है प्रदीप, फिर बताऊंगा आपको। इनके तार कहीं न कहीं उच्च पदस्थ पर बैठे लोगों के साथ जुड़े होते हैं और ये बिल्कुल 7, 8, 10, 12, 15 लाख रुपए का बाकायदे इनका एक सिस्टम चलता है, पैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है आकाश जी, मैं फिर कह दूं, योगी जी की नीयत में कहीं न कहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ब्यूरोक्रेसी के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो सेंध लगा रहे हैं और कहीं न सेंध लगाने का ही काम हुआ है। पारदर्शिता और इनको सजा दिलाना, ईमानदारी से जांच कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात, बस 10 सेकंड, अच्छा जी नहीं, और रही बात जैसे भी मिश्रा जी कह रहे थे, मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पहले की सरकारों ने भी पुलिस भर्ती लेके एसआई भर्ती घोटाले को हम लोगों ने सालों साल देखा है। हाँ जी, और उसको उजागर भी किया भाई, उजागर भी किया। अभिषेक जी, आप तो लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, बहुत नजदीक रहे मुख्यमंत्री के, अब करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, फाइनल कमेंट आपका? मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग बात जब समाजवादी सरकार की करते हैं तो ये समाजवादी सरकार से मुकाबले का विचार त्याग दें। समाजवादी सरकार वो सरकार थी जिसने उत्तर प्रदेश को 23 महीने में एक्सप्रेसवे बना करके दे दिया, और वो एक्सप्रेसवे पूर्वांचल का जिसका अलाइनमेंट टेंडर तक हम फाइनल कर पाए थे, उस पर आज ये काम नहीं शुरू कर पाए। समाजवादी सरकार वो सरकार थी जिसने की 2 साल के अंदर अंदर लखनऊ को मेट्रो बना करके दे दिया। यहाँ जो जमीन गोरखपुर में एम्स की माननीय मुख्यमंत्री की क्षेत्र में समाजवादी सरकार हम दे आए थे, वो आज तक की नहीं बना, जो इंसेफ्लाइटिस से लोग बच्चे मर जाते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं। ये अपनी बात की जिम्मेदारी ले, सबसे पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरी चीज ये माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को ईमानदारी का सर्टिफिकेट टीवी पे देना बंद करें। हम सब मानते हैं, जितने हैं जो नेतृत्व है वो सब ईमानदार है, हम उसके साथ हैं। उसमें हमारा आज की तारीख में जो काम करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री देश में करेंगे, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी करें, लेकिन काम तो करें। सर्टिफिकेट, ईमानदारी का सर्टिफिकेट मेरे किस काम का, जब उसी सरकार में उसी नेतृत्व के नीचे 10-10 लाख रुपए लेकर के 20 लोगों की भर्ती एक आदमी करा रहा है। जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कई अनामिका निकली, उसी तरीके से कई धर्मेंद्र पटेल निकलेंगे। इसमें आप जांच तो हो जाने दीजिए। इनके बस ये इनके संस्कार नहीं है, ये लोग काम नहीं करना जानते। इनको आज जरूरत क्या है? जरूरत मेरे हिसाब से ये, आपने पूछा अपनी बात खत्म करने के लिए, तो सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जो शिक्षा मित्र हैं इतने से परेशान हैं, उनको वो अपॉइंटमेंट दीजिए। 37,339 जो देने हैं वो उनको दीजिए। 31,000 जो कुछ बचते हैं उसकी अगर इसमें जांच होने के बाद ये आता है कि सही तरीके से भर्ती हुए हैं तो इनको भर्ती पत्र जारी करिए और नई भर्तियों की तैयारी करिए। इनको बता दीजिए राय साहब को कि साहब 24 भर्तियां आपकी सरकार की अटकी हुई हैं, 2-4 तो फाइनल कर दीजिए साहब। आज जनता बहुत परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है, परिवार आज इकोनॉमी इन्होंने डुबो दी। अगली इकोनॉमी और फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट का मैंने आपके चैनल पे घोषणा कर दिया, आप देख लेना। साल भर बाद हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि भर्तियां होनी चाहिए और जो ग्रहण लगा हुआ है इन 69,000 भर्तियों पर, वो ग्रहण हटना चाहिए और शिक्षकों को उनका नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। सवाल यही है कि आखिर कब तक वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, सरकार के चक्कर लगाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इसमें अपनी निगाह बनाए हुए है और हाई कोर्ट भी इसमें अपनी निगाह बनाए हुए है, लेकिन इस पर, इन सारी भर्तियों पर
कहीं धर्मेंद्र पटेल तो कहीं अनामिका शुक्ला जैसे तमाम अनामिकाएं और तमाम धर्मेंद्र पटेल ग्रहण लगा रहे हैं। इन ग्रहण को हटा करके लोगों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस ग्रहण को हटाया जाना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।